हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की कहानी बड़ी मज़ेदार है। कहानी को गौर से सुनिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर शामिल करें। ये कहानी एक नौकरानी की है जो एक मकान मालकिन के बेटे के साथ शादी करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम मीरा है। हमारे नाना जी का बहुत बड़ा घर था जिसमें हम सब एक ही साथ रहते थे। हमारे नाना जी मेरी मम्मी को पसंद नहीं करते थे। मेरे पापा ने लव मैरिज किया था, इसलिए हम अपने नाना जी के घर पर ही रहते थे। यहाँ पर मेरे पापा और मेरे एक मामा रहते थे। मेरी मामी को हार्ट अटैक के कारण मर गई थी। मामी भी किसी काम के लिए शहर जा रहे थे। भी उनका एक्सीडेंट हो गया और मामू भी इस दुनिया में नहीं रहे। घर में मैं और मामी के बच्चे और नाना जी हम सब रहते थे। नाना जी अब मेरे पापा को ही अपना बेटा जैसा काम देते थे, लेकिन इस घर में नाना का ही हुक्म चला था। हर चीज़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हमारे घर में काफ़ी लोग थे। एक नौकरानी थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उसका नाम शीला था। वह कहती थी कि मेरा असली नाम संगीता है, लेकिन संगीता मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने अपना नाम बदल कर शीला रख लिया। जैसे खूबसूरत लड़की का नाम यही होना चाहिए था। वह थी एक नौकरानी, लेकिन तेवर महारानी की जैसे थे। शीला बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई लड़की थी और इसके पीछे मेरे नाना जी का हाथ था। वो मेरे नाना जी को चाहती थी, मेरे नाना का सारा काम वही करती थी। मेरे नाना बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे, वो इतने ज़्यादा कमज़ोर थे, तो उन्होंने दवाई देना, खाना खिलाना, उनके कमरे में साफ-सफाई करना और जब वो अकेले हों तो उनके पास बैठकर बातें करना, ये सारे काम वही करती थी। मेरे पापा कहते थे कि तुम लोगों का क्या फ़ायदा, इनकी उम्र है उसमें तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए और उनसे बातें करनी चाहिए, इनका ख़्याल करना चाहिए, इनकी खिदमत करनी चाहिए। जब वे कल वो इस दुनिया से चले जाएँगे और सारी दौलत शीला के नाम कर देंगे, तब तुम सबकी अकल ठिकाने आएगी। मेरी मामा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके बच्चे थे और मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए पापा को फ़िक्र सताती थी कि नाना जी की सारी दौलत इन लोगों में बढ़ जाएगी और मेरे आप को कुछ भी नहीं मिलेगा। आज जो मिलेगा बचा कुछ वे पैसे-वैसे भी हम दोनों की शादी में लग जाएँगे, इसीलिए वे परेशान रहते थे। लेकिन हम नाना के पास बैठने में तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। नाना जी अजीबो-गरीब किस्म की बातें करते थे, किसी को पहचानते तक नहीं थे। ऐसे इंसान के साथ बैठकर क्या करते? शीला उनके पास बैठकर बहुत ज़्यादा खुश होती थी। शीला कमरे में होती तो उनके कमरे से हँसने की आवाज़ आती। शीला के पास हर वक़्त पैसे भी होते थे। एक दिन वो अंदर बैठी थी, मैं भी अंदर चली गई और सामने का मंज़र देखकर मैं हैरान हो गई क्योंकि मेरे नाना जी के हाथ में ढेर सारे पैसे थे और वो पैसे नौकरानी को पकड़ा रहे थे। ये पैसे कम से कम 50,000 तो होंगे ही। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है? आप इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं? तो मेरे नाना जी ने कहने लगे कि ये इसकी तनख्वाह है। तो मैंने इसे कहा कि मुझे भी पैसे चाहिए, तो उन्होंने मुझे 1,000 का नोट पकड़ा दिया। मैंने कहा 1,000 में क्या आता ही क्या है? नौकरानी को 50,000 दे रहे हैं, जबकि उनकी तनख्वाह 50,000 नहीं थी और अपनी पोती के लिए ₹1000। पापा कहते हैं नाना के पास जाकर बैठा करो, लेकिन वो तो हमसे प्यार ही नहीं करते। जब इनके ऐसे हालात हैं तो हम अपना वक़्त बर्बाद क्यों करें? मैं बाहर आ गई और अपने पापा से टकरा गई। वो मुझे पूछने लगे, कहाँ से बौखलाई हुई आ रही हो और तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वो हैरान रह गए और पूछने लगे कि ठीक है, तुमने उनको पैसे देते हुए देखा था? तो मैंने कहा हाँ, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। वे खुद इस नौकरानी को पैसे दे रहे थे और कह रहे थे कि ये इसकी तनख्वाह है। तो पापा ने कहा पहले बात तो ये है कि तनख्वाह का वक़्त नहीं आया, 25 तारीख को महीना होता है और बीच में हम किसी को भी पैसे नहीं देते, और दूसरी बात कि शीला की हर महीने की तनख्वाह सिर्फ़ 10,000 है। तो फिर पापा ने इसे 50,000 रुपए क्यों दिए? मेरे पापा गुस्से में आ गए और मेरे पापा नाना को अपने पिता से भी बढ़कर मानते थे। उनको ये सब जानकर इतना गुस्सा आया कि वे खुद को नाना जी के कमरे में जाने से रोक नहीं पाए। मैं भी पापा के पीछे-पीछे जाने लगी और उनकी बातें सुनने लगी। पापा ने सवाल करना शुरू कर दिया तो नाना जी ने कहा कि इस बेचारी के घर में कोई मुसीबत आ गई है, इसकी बेचारी माँ बीमार थी, तो मैंने इसे पैसे दे दिए। तुम्हारी बेटी तो बड़ी जासूस है, हमारे कमरे में आकर जासूसी करके चली गई और घर में फसाद करवा दिया। किसी गरीब को कुछ पैसे दे दिए तो क्या हो जाएगा? मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ, मरते-मरते कोई नेकी कर लूँगा तो तुम लोगों को क्या परेशानी है? तुम लोग क्या चाहते हो कि ये पैसे भी तुम लोगों के मुँह में चले जाएँ? तुम लोगों से मुझे कोई फ़ायदा है? जब मुझे ज़रूरत होती है, जब मेरा दिल भारी होता है, जब मुझे किसी से बात करनी होती है, तो तुम लोग मेरे पास आकर ना बैठते हो, ना ही तुम्हारे बच्चे, तो फिर मैं क्या करूँ? पापा को शर्मिंदा हो गए
मुझे कहा, अगर नाना के कमरे में जाओगे तो इधर-उधर की बातें मत करना। पापा परेशान हो रहे थे और गुस्से में भी हो रहे थे क्योंकि उनकी बेइज़्ज़ती हो चुकी थी और वे सीधा अपने कमरे में चले गए। कुछ दिन बाद पापा ने मुझे एक और ख़बर सुनाई, जिसे सुनकर मैं और भी ज़्यादा हैरान रह गई। मेरी छोटी बहन काफ़ी छोटी थी, वह 13 साल की थी और मेरी उम्र 21 साल की थी। इसीलिए मैं और पापा आपस में बातें करते रहते थे। पापा ने मुझे कहा, तुम्हें एक बात बतानी है और इसके बाद से तुम्हें इस घर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पता नहीं ऐसी कौन-सी बात है? मैंने कहा, ठीक है पापा, मैं ध्यान दूँगी। पापा ने मुझे बताया कि शीला ज़रूर कोई चाल चल रही है, झूठ बोलकर पैसे ऐंठ रही है। क्योंकि कल ही मुझे एक मेडिकल पर उसका भाई मिला जो अपनी दवाई लेने आया था और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ बीमार थी, अब कैसी है? तो वह मुझे कहने लगा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी माँ को तो गुज़रे हुए 5 साल हो गए हैं। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। इसने नाना से अपनी माँ की बीमारी का झूठ बोलकर पैसे लिए थे, जबकि इसकी माँ तो इस दुनिया में नहीं है। पापा ने कहा कि ये लड़की बहुत चालाक है, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। तुम इसकी तरफ से याद करना, इसके ऊपर नज़र रखना। एक दिन मेरी कुछ दोस्त मेरे घर आईं। मेरे नाना के घर में दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए ही शायद मेरे दोस्त मुझे बातचीत करती थीं और मेरे घर आती-जाती रहती थीं। क्योंकि उन्हें अच्छा खाना मिलता था, अच्छी चीज़ मिलती थी, वापसी में उनका किराया भी दे दिया करती थी। वह नौकरानी को देखकर कहने लगी, ये कौन है? मैंने कहा, ये नौकरानी है। तो वह कहने लगी, कैसी बातें करती हो नौकरानी? और ये इसने जो सूट पहना है वह 16,000 का है। ये सुनकर मैं हैरान हो गई। कहने लगी, वाक़ई? तो उसने मुझे नेट पर क्लिक करके बताया कि वह सूट 16,000 का है और ये नया-नया मार्केट में आया है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस सूट को खरीदा है। तुम्हारे घर की नौकरानी ने 16,000 का सूट पहना है और तुम्हें पता भी नहीं है? ये सूट तो तुम्हें पहनना चाहिए था। मुझे तो ये देखकर दंग रह गई कि हमारे घर की नौकरानी इतने महँगे-महँगे कपड़े पहन कर आ रही है। वह सारे घर में ऐसे फिर रही थी जैसे इस घर की मालकिन हो। इसे सिर्फ़ खाना बनाने का ही काम कहा जाता था। इसे सिर्फ़ किचन में खाना बनाना ही होता था। वो खाना अच्छा बनाती थी और खाना बनाते ही नाना जी के कमरे में चली जाती थी। एक दिन वह नाना जी के कमरे में ही थी और कमरे से हँसने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा मैं भी तो देखूँ, ऐसी क्या बात है? कितना हँसा जा रहा है? कहीं नाना का प्यार तो नहीं लूटा जा रहा? और ये नौकरानी उठा रही है। जब मैंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, मुझे दस्तक देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये मेरा अपना घर था और मैं इस घर की मालकिन थी। लेकिन ये देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई और मेरी जान निकल गई कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। दरवाज़ा खुला ही नहीं और वह हँसने में इतनी मशरूफ़ थी कि उसे पता ही नहीं चला कि मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की है। मैंने फ़ौरन पापा को कॉल की, ये सब कुछ उन्हें बता दिया। पापा भी हैरान रह गए और कहने लगे कि पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा इसकी वजह से हम पर मुसीबत आ जाए। नौकरानी दिन ब दिन हम सबके सर पर सवार होती जा रही थी। इसके तौर तरीके, इसकी हरकतें, इसका घर में सर उठाकर घूमने का अंदाज़। इसके पास ऐसा कोई रास्ता था जिसके बारे में हमें पता नहीं था, इसलिए कुछ ऐसा कर लिया जिसका हमें पता ही नहीं था। इसे किसी बात का डर नहीं था। अब वो हमारे सामने फिरती थी। अब तो वह हमारी बात भी नहीं मानती थी। एक बार मैं दूध का गिलास पकड़ कर जा रही थी कि मेरे हाथ से गिलास टूट गया, गिरकर टूट गया और दूध ज़मीन पर गिर गया। मैंने उससे कहा कि ये साफ़ कर दो। वह खाना बना रही थी। उसने मुझे कहा, ये रहा कपड़ा, लो साफ़ कर दो। भला कौन-सी नौकरानी आपको ये कहती है कि अपना काम खुद करो, जबकि आपने उसको काम पर रखा हो और आप उसे पैसे दे रहे हो। मुझे गुस्सा आ गया, मेरी नौकरानी से लड़ाई हो गई। मैंने कहा, अगर हो तो नौकर ही बनकर रहो। मैंने तुमसे काम करने को कहा है तो मुझे बातें सुना रही हो? उठाओ कपड़ा और ये सारी गंदगी साफ़ करो। तो कहने लगी, मैंने खाना बना रही हूँ, मुझे खाना बनाना है। जो गलती खुद की है उसे खुद साफ़ करो। उसने मेरे साथ बहस कर ली और उसने वह साफ़ नहीं किया। फिर बाहर से चपरासी अंदर आए, उन्होंने वो देखा तो साफ़ कर दिया, जबकि उनका काम नहीं था। मैंने भी नहीं किया क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैंने ये बात पापा को बताई और कहा कि नौकरानी को घर से निकाल दें। पापा ने कहा, ठीक है, इसे तो नौकरी से निकाल देना ही चाहिए। पापा ने अगले दिन ही इस महीने की तनख्वाह उसे दे दी और अगले महीने की तनख्वाह भी दे दी और उससे कहा कि हम तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं, इसीलिए हम अगले महीने की तनख्वाह भी तुम्हें दे रहे हैं। वह जानकर मेरे नाना जी के कमरे में जाने की कोशिश कर रही थी कि मैं उनसे मिलकर चली जाऊँगी, तो मैंने कहा कि वे सो रहे हैं, जबकि वे सो नहीं रहे थे। कहने लगी, अच्छा मेरा कोई सामान अंदर पड़ा है? मैंने कहा कि मुझे बताओ क्या चीज़ है, मैं तुम्हें लाकर देती हूँ। तो कहने लगी, नहीं मुझे कोई गलती नहीं हुई, तुम मुझे काम से क्यों निकाल रहे हैं? वह हर तरह से कोशिश कर रही थी कि वह उसे कमरे में जाए, लेकिन हम बाप-बेटी ने उसे जाने नहीं दिया। हमने कहा, अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ।
और फिर वो चली गई। हमने चैन सुकून का साँस लिया और सोचा कि ये काम हमने पहले क्यों नहीं किया था। वो नौकरानी तो हमारी नौकरानी ही, हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं था और ना ही हमारी कोई रिश्तेदार थी जिसको घर से निकालने के लिए ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो वो बहुत बड़ा खेल खेलना पड़ता। नौकर तो आते-जाते ही रहते हैं। पापा ने कहा कि कोई और नौकरानी ढूँढते हैं जो खाना बनाया करे और इस दफ़ा कोई बड़ी उम्र की औरत लेकर आऊँगा जिसका काम खाना बनाना होगा। हमें इस तरह की नौकरानी नहीं चाहिए। शीला को घर से निकाल कर मैं बहुत खुश थी, लेकिन अभी शीला को गए हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि रात हुई थी और नाना जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जो सब नाना जी के पास पहुँच गए हैं, उनके सिरहाने बैठे थे, वे काफ़ी देर से बुरी तरह से रो रहे थे, जैसे ही उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। पापा बार-बार पूछ रहे थे, "क्या हुआ है? दर्द हो रहा है? आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं।" डॉक्टर को भी बुला लिया गया था। डॉक्टर भी घर में ही मौजूद था। मामा के बच्चे भी आ गए थे। सब उनके पास ही खड़े थे, चारपाई की तरफ देख रहे थे। सब आस-पास बैठे थे। मेरे नाना की चारपाई पर ही नींद आ गई थी। उन्होंने अपनी ज़ुबान खोली तो कमरे में सारे लोग हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने कहा कि शीला कहाँ है? वे बार-बार यही पूछने लगे। हम सब लोग खामोश हो गए। मामी ने कहा, "पता नहीं कहाँ गई है? इस टाइम तो घर पर ही होती है।" तो मेरे पापा ने कहा कि मैंने उसे काम से निकाल दिया है। इतना ही कहना था कि मेरे नाना जी ने मेरे पापा की कलाई को ज़ोर से पकड़ा और कहा कि किससे पूछकर तुमने उसको काम से निकाला है? हम सब लोग हैरान हो गए। उसको बुलाने से आपका क्या मतलब है? आपको कोई मसला है तो हमें बताएँ, डॉक्टर वहाँ खड़ा है। तो वे कहने लगे कि नहीं, मुझे शीला की ज़रूरत है। ये सुनकर सबने अपने कानों पर हाथ लगा लिया। नाना किस किस्म की बातें कर रहे थे, लेकिन बंदा क्या न करता। उन्होंने इतना शोर डाल रखा था रात के 1 बजे और बस एक ही रट लगा रखी थी कि शीला को लेकर आओ, शीला को लेकर आओ। मजबूरन मेरे पापा को जाना पड़ा और उसको घर से लेकर आना पड़ा। पापा ने वापस आकर बताया कि वो बहुत नखरे दिखा रही थी, कह रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि तुम्हारा बाप मर रहा है और तुम मुझे लेने के लिए आ गई हो। वो बुरी तरह हरकतें कर रही थी। उसके आने की देर नहीं हुई थी कि नाना जी बिल्कुल ठीक हो गए। वो नाना का हाथ पकड़कर बैठ गई। सारे घरवाले हैरान हो गए और मैं कहने लगी कि हमारे घर में हो क्या रहा है? इस औरत को यहाँ से निकालो। मेरे पापा ने कहा कि इस औरत को यहाँ से निकाल दिया था। लेकिन फिर जो हुआ वह तुम सबने देखा है। तुम ये बताओ कि हम सब क्या करें? मैं तो बहुत परेशान हो गया। नाना जी के सामने पापा ने अपनी इमेज खराब कर दी। वे ऐसे देख रहे थे कि जैसे उनको जान से मार डालेंगे। शीला के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। नाना जी ने फ़ौरन से पैसे निकाल कर उसे दे दिए थे और कहा, तुम्हारी रोज़गार कोई बंद नहीं कर सकता। मैं भी इधर ही हूँ, मैं अभी मरा नहीं हूँ। जो लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ, वो लोग कान खोलकर सुन लें कि मैं अभी इस दुनिया से जाने वाला नहीं। पानी सर से गुज़र चुका था। अब तो सब घरवालों को पता चल गया था कि इस घर में क्या हो रहा है। जो भी हो रहा था बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा था। एक नौकर का घर के मालिक के इतना करीब होना सही नहीं है। मैंने सबको ये भी बताया कि जब शीला अंदर जाती है तो अंदर का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। सबने अपने कानों पर हाथ रख लिया और मामी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है मरने से पहले हमें शर्मिंदा करवा कर ही जाएँगे। दरवाज़ा बंद करने का क्या मकसद हो सकता है? पापा ने कहा, तुम सब मिलकर मेरी मदद करो। मैं तो अपनी तरफ से जो कर सकता था वह कर चुका हूँ। तभी शीला की आँखों में जाते हुए भी जीत की खुशी थी। उसे पता था कि हम वापस आ जाएँगे और उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब अब मामलात मैंने अपने हाथ में लेने का सोच लिया, मैंने कहा मैं देखूँगी कमरे में क्या होता है। मैं शीला के कमरे में गई और मैंने उसके कपड़े चुरा लिए। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई कि मैं अपने दिमाग में एक प्लान बना चुकी हूँ और उसे पर अमल करना चाहती थी। वैसे मैंने गलती करी, मुझे ये बात पापा को बता देनी चाहिए थी, लेकिन पापा मुझे ये काम कभी नहीं करने देते। और मैं बड़ी बहन बनकर सबका मामला हल करना चाहती थी। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। जब शीला किचन में काम कर रही थी तो मैंने चुपके से जाकर किचन का दरवाज़ा बंद कर दिया और चपरासी से कह दिया कि दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए। चपरासी अंकल बचपन से ही मेरे साथ खेला करते थे, वे मेरी बात मानते थे। उसे नौकरानी के कपड़े पहनकर नाना जी के कमरे में चली गई और दुपट्टे को थोड़ा आगे कर लिया। फिर मुझे देखकर समझने लगे कि मैं शीला हूँ। दरवाज़ा भी मैंने अंदर जाकर बंद कर दिया। नाना जी कहने लगे, ये क्या आज तुम दुल्हन बनकर आई हो? क्या हो गया है तुम्हें? तो मैंने आगे से सर हिला दिया तो कहने लगे, अच्छा अच्छा, आज तुम दुल्हन हो और दुल्हन बनने की कोशिश कर रही हो। मैं जाकर उनके कदमों के करीब चारपाई पर बैठ गई। फिर इसके बाद इस कमरे में जो हुआ वो देखकर मेरी जान निकल गई क्योंकि उन्होंने बात ही कुछ ऐसी कही थी। उन्होंने कहा, कमर की दुल्हन हो ना, कमर जल्दी ही आ जाएगा। मैं जब तुम लोगों की शादी करवा दूँगा और ये काम करके ही मैं इस दुनिया से जाऊँगा।
कमर कोई और नहीं मेरे मामा का बेटा था और शायद उसका चक्कर शीला से चल रहा था और ये दोनों आपस में शादी करने वाले थे। नाना जी को इस बात का पता था, शीला बहुत तेज़ है, घर की रानी बनने वाली है, यानी कि ख़ानदान की बहू बनने वाली थी। मैं क्या करती, मैंने नाना जी से कहा कि मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ, आवाज़ थोड़ी बदल गई और मैं वहाँ से बाहर आ गई। मेरी साँस फूली हुई थी और किसी को पता भी नहीं था कि मैं क्या करके आई हूँ। मैंने फ़ौरन कपड़े बदले और चपरासी से पूछा, इसका पता तो नहीं चला? उन्होंने कहा, नहीं, वो अपने काम में लगी हुई थी। किचन का दरवाज़ा मैंने खुद खोला और मैंने इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। मैंने पापा का इंतज़ार करने लगी, उनको कॉल किया, वो किसी काम में व्यस्त थे। रात को जब घर आए तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने पापा को सारी बात बताई। तो ये सुनकर वे भी हैरान रह गए। पापा ने सारे लोगों को बताया और जब मामी को ये बात पता चली, वो तो बिल्कुल हैरान रह गई क्योंकि उनको इस बात का पता ही नहीं था। कमर को बुलाया गया, सब मामी के कमरे में इकट्ठा हुए। कमर ने कहा कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ और इस बात का दादाजी को भी पता है। आपको शायद नहीं पता कि दादाजी ने हाँ कर दी है और वसीयत भी कर दी है कि हमारी शादी होगी, चाहे वह इस दुनिया में हो, रहें या ना रहें। पापा ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ना तुम एक नौकरानी से शादी करोगे? सारे घर वालों ने मिलकर कमर को समझाया, लेकिन उसने एक ना सुनी। वह कहने लगा कि वह नौकर है तो क्या हुआ, या तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दादाजी मेरे साथ हैं और वो भी नाना जी के साथ जाकर मिल गया और नाना जी ने दूसरे दिन यह ऐलान करा कि अगले 3 दिन में इनकी शादी हो जाएगी। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसकी शादी करवा कर ही मैं इस दुनिया से जाऊँगा। इसका बाप इस दुनिया में नहीं है। मामी बेचारी रोती रह गई। उनकी आँखों के सामने उनके बेटे की शादी हो गई, घर में सजावट भी करवाई गई और खूब धूम-धाम से शादी हो गई। लेकिन असल बात ये थी कि नाना जी अचानक इस दुनिया से चले गए। हम सब बहुत दुखी थे और एक बड़ी खबर ने हमें परेशान कर दिया, ये कि जायदाद का एक बड़ा हिस्सा कमर और शीला के नाम कर दिया। हम सब बहुत परेशान थे क्योंकि हमारे घर का एक शख्स उनसे मिला हुआ था। इस बारे में हम कभी बैठकर सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि शायद हमें अपने नाना जी की खिदमत कर लेनी चाहिए थी। अगर हम उनके पास बैठा करते और उन्हें वक़्त देते तो उनको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। पता नहीं हमारी गलती थी या किसी और की। लेकिन कुछ भी हो, कमर और शीला तो अपनी किस्मत चमका गए। नाना जी भी इस दुनिया में नहीं रहे, बाकी जायदाद से हमें जो हिस्सा मिला बस इतना ही कि हमारा गुज़ारा चला रहा। शीला और कमर दौलत लेकर दूसरे शहर में जाकर बस गए। वो ना ही हमसे मिलते हैं और ना ही बात करते हैं। मेरे पापा की तबीयत ख़राब रहती है और वे इस कमरे में ही रहते हैं जहाँ पर नाना जी रहते थे। मैं अपने पापा का बहुत ख़्याल रखती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। मेरे पापा कहते हैं, पता नहीं किसकी गलती थी, लेकिन जो हुआ ठीक नहीं हुआ। इस बात का दुःख हमेशा रहेगा और हम सब ख़ानदान को ये याद रहेगा कि इस ख़ानदान में कोई शीला नाम की लड़की आई थी, जिसने हमें ज़लील करके छोड़ दिया था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में।